दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोग कर रहे हैं बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या करा था? कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हम लोगों ने देखा था मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 एलिमेंट है हमारे पास में प्रोडक्ट, सेकेंड एलिमेंट आता है प्राइस, थर्ड एलिमेंट है प्लेस जिसे हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और लास्ट एलिमेंट है हमारे पास में प्रमोशन। तो इन्हीं को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इन्हीं को बोला जाता है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। तो कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करा था प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर भी हमारे पास में फर्दर 3 कंपोनेंट्स थे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ब्रांडिंग और पैकेजिंग हम लोगों ने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया। अब आज हम लोग करेंगे प्रोडक्ट मिक्स का हमारा लास्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट लेबलिंग, और उसी के साथ में मार्केटिंग का हमारा सेकेंड मिक्स दैट इज प्राइस। तो ये 2 चीजें हम लोग कवर करेंगे। लेबलिंग पूरा देख लेंगे, प्रोडक्ट मिक्स कवर हो जाएगा, उसके बाद में बात करेंगे प्राइस मिक्स की। शुरू करें। देखो सबसे पहले बात करते हैं लेबलिंग होता क्या है। देखो कल हम लोगों ने पैकेजिंग पढ़ा था। पैकेजिंग मतलब हमारे प्रोडक्ट का जो कंटेनर होता है, हमारे प्रोडक्ट का जो रैपर है, जो पैकेट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैकेजिंग बोलते हैं। वो कलरफुल, अट्रैक्टिव सा, रंग बिरंगा, वो क्या है? पैकेजिंग है। लेकिन पैकेजिंग के ऊपर जितना भी कुछ लिखा हुआ होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी जो लिखा हुआ कंटेंट होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं लेबलिंग। लेबलिंग मतलब हमारे पैकेट के ऊपर जितना भी कुछ लिखा है, हमारे पैकेट के ऊपर प्रोडक्ट का नाम होता है, जैसे बोरोप्लस लिखा है यहाँ पर, इसके साथ में इसके प्रोड्यूसर का नाम होता है, इसके अंदर सारी चीजें गिवन होगी कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, खाने की चीज है तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, सारी चीजें जो लिखी हुई होती है ना, जितना भी लिखा हुआ कंटेंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेबलिंग बोलते हैं। लेबलिंग का मतलब है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज। जो पैकेजिंग है हमारी, उसके ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, वो जितना भी कुछ लिखा हुआ है जिसे देखकर हम पहचान जाए कि यार ये प्रोडक्ट है, इसकी ये प्राइस है, इसका ये वेट है, इसके अंदर ये चीजें हैं, दैट इज लेबलिंग। इंपॉर्टेंट लाइन है, लेबल इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन हमें किस पे मिलती है? लेबल पर मिलती है। लेबलिंग से हमें सारी इंफॉर्मेशन का पता चलता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, मैन्युफैक्चरर ने चीज बनाई है। अब मैन्युफैक्चरर हम कस्टमर्स तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है, वो हमें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो इंडिविजुअली हर कस्टमर को सारी चीजें नहीं बता सकता ना। चाय आसाम में बन रही है तो चाय में जो प्रोड्यूसर्स है, जो भी लोग उसकी खेती कर रहे हैं, वो हमें बहुत सारी चीजें कन्वे करना चाहते हैं, बट वो इंडिविजुअली हर कस्टमर को सारी चीजें नहीं बता सकते। तो सिंपली पैकेजिंग के ऊपर सारी चीजें लिख दी जाती हैं। क्या क्या लिख दिया जाता है? जैसे प्रोडक्ट का क्या नाम है, और जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, उसका क्या नाम है, ब्रांड का क्या नाम है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे टूथपेस्ट के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है। कोई अगर ऐसी चीज है, जैसे अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं, तो टूथपेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्शंस फॉर यूज, कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, दिन में 2 बार करो, इस तरह से यूज करना है, सारी चीजें। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कि किसी भी चीज को कैसे यूज करना है, उस चीज का वेट लिखा हुआ होता है, उस चीज की प्राइस लिखी हुई होती है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। इन्हीं सबको हम लोग क्या बोल देते हैं? लेबलिंग बोल देते हैं। खाने पीने का आइटम है तो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं कि रिफाइंड व्हीट इसके अंदर इतना है, मल्टीग्रेन है, शुगर इतनी है, सारी की सारी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होती है कि कार्ब्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, सब कुछ लिखा हुआ होता है। ये क्या है? हमारी लेबलिंग है। समझ में आया? अब लेबलिंग का एक काम और है, सम स्टैट्यूटरी वार्निंग्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर सम प्रोडक्ट्स मस्ट बी प्रिंटेड ऑन लेबल। इसी लेबलिंग पर ये जो लिखा हुआ है, इसी के ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग भी होती है। स्टैट्यूटरी वार्निंग का मतलब है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर वार्निंग लिखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप कभी सुपारी देखोगे, या फिर वो क्या होता है ब्लू कलर का पान मसाला, रजनीगंधा देखोगे, इन सब के ऊपर देखना आपको लिखा हुआ होगा चूइंग ऑफ सुपारी इज इंजरियस टू हेल्थ, दिस थिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। जैसे यहाँ पर ये है एक कोई मीठा पान सुपारी है, अब आप देखो यहाँ पर स्टैट्यूटरी वार्निंग गिवन है, चूइंग ऑफ सुपारी इज इंजरियस टू हेल्थ। सरकार बोलती है, मैंडेटरी है, अगर आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हो तो आपको वार्निंग देनी पड़ेगी। ये सब भी किसके अंदर आता है? लेबलिंग के अंदर आता है। जैसे बच्चों से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं, जैसे सैरेलैक वगैरह होता है, बच्चों के खाने पीने के आइटम, सैरेलैक हो गया, या फिर बच्चों का वो जो फॉर्मूला मिल्क होता है ना, डिब्बे वाला दूध होता है, उस पे लिखा हुआ होता है मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, माँ का दूध सबसे बेस्ट है। ये स्टैट्यूटरी वार्निंग है। एक एग्जांपल और दूं, ये जो मैंने कल भी आपको दूध दिखाया था, अमूल ताजा,
इसका नाम अमूल ताजा है। इस मिल्क को आप 6 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हो, फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है। नाम अमूल ताजा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम, ये सिर्फ ब्रांड का नाम है। एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर, इस नाम का मतलब ये नहीं है कि वाकई में ये दूध ताजा है, दूध ताजा नहीं है। नाम पर मत जाना, सिर्फ ब्रांड नेम है, इसके नाम का मतलब ये नहीं है कि ये दूध एक्चुअली ताजा है। ये स्टैट्यूटरी वार्निंग है। ये सब किसके अंदर आता है? लेबलिंग के अंदर आता है। समझ में आया? तो जो पैकेट है दैट इज पैकेजिंग, उसके ऊपर जितनी भी रिटर्न इंफॉर्मेशन है कि व्हाट्स इन इट, इसके अंदर क्या क्या है, व्हाट डज इट डू, इसके क्या होता है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, सारी चीजें, बारकोड वगैरह भी होता है, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? लेबलिंग के अंदर आता है। समझ में आ गया? अब देखो हमारे पास में बात आती है कि दो तरह के लेबल्स होते हैं। प्रोडक्ट लेबल्स कैन बी, दो तरह के लेबल्स होते हैं। एक होता है बिल्कुल सिंपल टैग, ये जो लोकल आइटम्स होते हैं, जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके ऊपर एकदम सिंपल सा टैग लगा हुआ होता है कि बस प्रोडक्ट का नाम है, हल्का फुल्का कुछ लिखा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल टैग। वहीं अगर हम किसी रेप्यूटेड कंपनी की लेबलिंग देखेंगे तो उसकी लेबलिंग को हम बोलते हैं इलैबोरेट लेबल्स। इलैबोरेट लेबल्स मतलब बढ़ा चढ़ा के लेबलिंग होती है, लेबलिंग के अंदर सब कुछ मेंशन होता है। लेबलिंग एक तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाई जाती है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, साथ ही साथ में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बारकोड दिया हुआ होता है। अगर कस्टमर को कोई कंप्लेंट है तो वहां पर कस्टमर केयर के लिए नंबर होता है, क्वांटिटी लिखी है, वेट वगैरह लिखा है, सब कुछ गिवन होता है। तो एक सिंपल टैग्स होते हैं लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर हम रेप्यूटेड कंपनीज की बात करें तो रेप्यूटेड कंपनीज की जो लेबलिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और इलैबोरेट होती है, सब कुछ लेबलिंग के अंदर गिवन होता है। समझ में आ गया लेबलिंग होता क्या है? अब देखो ये जो लेबलिंग है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, लेबलिंग का क्या काम है, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ लेबलिंग। तो दोनों में आपको यही सारी बातें लिखनी है। नंबर 1 क्या है? डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइड कंटेंट्स। लेबलिंग को देखकर हम हमारे प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। तो जो लेबलिंग है वो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि प्रोडक्ट का क्या नाम है, प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर का क्या नाम है, ब्रांड का क्या नाम है, वो सब कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताता है। प्रोडक्ट के कंटेंट्स के बारे में कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से केमिकल्स है, खाने की चीजें हैं तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह, सब कुछ का पता हमें किससे चलता है? लेबलिंग से चलता है। द मैन्युफैक्चरर कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच एंड एवरी कस्टमर पर्सनली। जो मैन्युफैक्चरर है उस प्रोडक्ट का वो हर कस्टमर से पर्सनली तो बात नहीं कर सकता। सो द मैन्युफैक्चरर प्रिंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट। इसलिए प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, इंस्ट्रक्शंस टू यूज, उसे कैसे यूज करना है, उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सारी चीजें कहां पर होती हैं? उसके लेबल के ऊपर होती है। तो लेबल से हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है। सारे कंटेंट्स का पता किससे चलता है? लेबलिंग से चलता है। सेकंड आता है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं हम भी हमारे प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसकी लेबलिंग, उस पर जो लिखा हुआ है वो देखकर हम हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए और आपको खरीदनी है किटकैट, आपके सामने बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, तो ये किटकैट लिखा हुआ क्या है? लेबलिंग है। लिखी हुई चीज क्या होती है? लेबलिंग होती है। तो लेबलिंग देखकर आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार मुझे ये वाली चॉकलेट चाहिए, आपको चाहिए डेयरी मिल्क, तो लेबलिंग देखकर आप पहचानोगे कि यार मुझे ये वाली चॉकलेट चाहिए। हालांकि हम लोग अब इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हम पैकेजिंग देखकर पहचान जाते हैं कि रेड वाला किटकैट है, ये पर्पल वाली डेयरी मिल्क है, स्टिल नाम पढ़कर हमें पता चलता है कि यार हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो हमें लेबलिंग हेल्प करती है कि हम हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके। थर्ड आता है हेल्प्स इन ग्रेडिंग। लेबलिंग की हेल्प से हम हमारे प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर पैकेजिंग की बात करोगे, नीचे देखो तो सबकी पैकेजिंग एकदम सेम है, तो पैकेजिंग से तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब लेबलिंग की हेल्प से प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइडेड है। पैकेजिंग देखकर आप नहीं पहचान सकते कौन सी बबली है, कौन सी फ्रूट एंड नट है। लेबलिंग देखोगे कि यार ये बबली है, ये कैरेमल है, ये रोस्टेड आमंड्स है, ये फ्रूट एंड नट है, ये चोको चिप्स है। तो लेबलिंग से हम हमारे प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे डेयरी मिल्क सिल्क हो गया, डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट हो गया, डेयरी मिल्क बबली हो गई, अलग अलग तरह की। या फिर लेबलिंग देखकर हम हमारे प्रोडक्ट को क्वांटिटी के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं कि ये आधा किलो राइस है, ये 1 किलो राइस है, ये 2 किलो राइस है, ये 5 किलो का कट्टा है, ये 20 किलो का कट्टा है।
उसका पता कैसे चल रहा है? लेबलिंग, वहां पर लिखा हुआ है, वेट मेंशन है, समझ में आया? तो प्रोडक्ट को हम ग्रेड्स में, कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं लेबलिंग देख के। फोर्थ है प्रमोट सेल। कई बार लेबलिंग भी इतनी अट्रैक्टिव होती है, जो लिखा हुआ है वो भी इतने अट्रैक्टिव तरीके से लिखा हुआ होता है, अलग अलग तरह के फॉन्ट्स का यूज करा जाता है, बड़े बड़े थोड़े से अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट्स का यूज करा जाता है, इतने कलरफुल लेबल्स होते हैं कि कई बार हम पैकेजिंग देखकर तो अट्रैक्टिव होते ही हैं, साथ साथ में हम लेबलिंग देखकर भी अट्रैक्ट होते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं लेबलिंग भी कस्टमर्स को इंड्यूस करती है, कस्टमर्स के अंदर चाबी बढ़ती है कि इस प्रोडक्ट को खरीदो। तो वही है, लेबलिंग से भी कई बार सेल्स प्रमोट होती हैं। और लास्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बाय लॉ। कई बार लॉ बोलता है किसी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कि आपके प्रोडक्ट पे ये चीजें तो मेंशन्ड होनी ही चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपके प्रोडक्ट पर ये सारी चीजें तो मेंशन्ड होनी चाहिए। वो काम भी लेबलिंग के थ्रू होता है। जैसे सुपारी पर लिखा है चूइंग ऑफ सुपारी इज इंजरियस टू हेल्थ, चूइंग ऑफ पान मसाला इज इंजरियस टू हेल्थ। अगर आप रेडियो पे भी सुनते हो तो लास्ट में बहुत जल्दी से बोल जाता है ना, पान मसाला सेहत के लिए हानिकारक है। तो कई बार लॉ हमें बोलता है कि आपको चीज के पीछे ये सारी चीजें लिखनी है। जैसे आपको चीज के पीछे लिखना है, बैच नंबर लिखना है, उसके कंटेंट सारे लिखने हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने किन किन कंटेंट्स को यूज करा है। जैसे खाने पीने की जो आइटम्स होते हैं उन पर सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं। आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखनी है, एमआरपी लिखनी ही है, उस चीज का वेट लिखना है, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स लिखनी है। जैसे सुपारी वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, अमूल ताजा का एग्जांपल दिया, बच्चों के आइटम्स का दिया कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट मिल्क। ये सारी चीजें लॉ कहता है, ये सारी चीजें भी हम कैसे कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं? लेबलिंग के थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या हो गए? लेबलिंग के फीचर्स हो गए, फंक्शंस हो गए कि प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती है, प्रोडक्ट के कंटेंट्स के बारे में बताती है, कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाती है। प्रोडक्ट को हम अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं लेबलिंग के अकॉर्डिंग। लेबलिंग अगर अट्रैक्टिव और कलरफुल होगी तो हमारे प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज होगी, कस्टमर इंड्यूस होकर उन चीजों को खरीदेगा और लेबलिंग की हेल्प से ही लीगल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाती है। करेक्ट है? समझ में आ गया? तो इसी के साथ में देखो, हमें पता है मार्केटिंग मिक्स के हमारे पास में कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। सबसे पहले कल हम लोगों ने क्या देखा था? पैकेजिंग देखा था, पैकेजिंग पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर कल हम लोगों ने एक बात करी थी ब्रांडिंग की, पहले ब्रांडिंग पढ़ा था फिर पैकेजिंग पढ़ा था। अब आज हम लोगों ने लेबलिंग भी हमारा कवर कर लिया। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट मार्केटिंग मिक्स का कवर हो गया, फर्स्ट पी कवर हो गया। अब हम बात करेंगे प्राइस की। ये हमारा सेकंड एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। प्राइस बहुत ही छोटा सा है, इसे भी हम आज की क्लास में ही कवर कर लेंगे। देन कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारे थर्ड एलिमेंट की, डेट इज प्लेस, जिसे हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे जो सबसे बड़ा है, डेट इज प्रमोशन। तो ठीक है, प्राइस देखते हैं। देखो, प्राइस का मतलब क्या होता है? हम कस्टमर को, जो भी मार्केटर है वो कस्टमर को गुड सेल कर रहा है या फिर सर्विसेज दे रहा है। मैं आपको सर्विसेज दे रही हूँ, लॉयर, सीए सब अपनी अपनी सर्विसेज देते हैं। तो उसके बदले में जो कस्टमर पे कर रहा है ना, उसके बदले में जो कस्टमर पे कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। अगर मैं आपको ये सेल करूंगी तो इसके बदले में आप मुझे क्या करोगे? पे करोगे। वो क्या है? प्राइस है। अगर मैं आपको ये सेल कर रही हूं, बदले में आप जो मुझे पे करोगे वो क्या है? प्राइस है। तो प्राइस इज द वैल्यू विच द बायर पेज। बायर जो भी प्रोडक्ट और सर्विस खरीद रहा है उसके लिए वो जो भी अमाउंट पे करता है, जो भी वैल्यू पे करता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? प्राइस बोल देते हैं। और प्राइस एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। क्रूशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और कस्टमर प्राइस को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आपने प्राइस में हल्का सा भी चेंज करा, अगर आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को हल्का सा भी इंक्रीज करा, तो हो सकता है जो कस्टमर है वो आपसे आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए। आपका प्रोडक्ट है मान लो पेप्सी, ठीक है, और मार्केट में इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट क्या है? कोका कोला है। हम लोग हमेशा प्राइस कंपेयर करके ही खरीदते हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा टेस्ट ऐसा है कि यार आपको तो पेप्सी ही चाहिए, वो बात अलग है। अगर मान लो कोई पार्टी वगैरह है तो हमें 2 में से कुछ लेना है तो हम प्राइस कंपेयर करके खरीदते हैं। अगर पेप्सी की प्राइस में हल्का सा भी हमें इंक्रीज देखने को मिलता है तो जो कस्टमर्स है वो डायरेक्टली किस पर शिफ्ट कर जाएंगे? कोका कोला पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो प्राइस एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। लिटिल वेरिएशन इन प्राइस, प्राइस में हल्का सा भी चेंज आया, कस्टमर्स जो है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पर शिफ्ट कर जाएंगे। अब देखो, जो प्राइस होती है इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। एजुकेशन के लिए जो प्राइस पे करी जाती है, स्कूल आपको एजुकेशन दे रहा है, उसके लिए जो आप प्राइस पे करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? फीस बोलते हैं। ट्यूशन फीस बोलते हैं।
रोड यूज करते हैं, रोड यूज करने के लिए हम जो प्राइस पे करें उसे हम टोल बोलते हैं, टोल टैक्स बोलते हैं ना। वैसे ही अगर कोई पर्सन अपनी सर्विसेज दे रहा है, कहीं पर जॉब कर रहा है, मान लो मैं किसी स्कूल के अंदर जॉब कर रही हूँ, मेरी सर्विसेज दे रही हूँ, तो जॉब के लिए जो प्राइस मिलती है उसे हम सैलरी बोलते हैं। अगर आप किसी रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो तो उसके लिए जो आप प्राइस पे करोगे उसे हम क्या बोल देते हैं, रेंट बोल देते हैं। तो प्राइस के लिए हम अलग अलग नाम यूज करते हैं अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अब देखो, जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट के साथ में प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा था, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, प्रोडक्ट का शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा, कलर कैसा होगा, उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। सेम वैसे ही प्राइस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, प्राइस से रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। प्राइस हम ऐसे ही थोड़ी ना फिक्स कर देते हैं। जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तब हम ये देखते हैं मार्केट में कंपटीशन कितना है। कंपटीशन ज्यादा है तो हमें प्राइस कम रखनी पड़ेगी, नहीं तो लोग हमारे कॉम्पिटिटर पर शिफ्ट कर जाएंगे। मार्केट में हमारी मोनोपोली है, हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, वैसा कोई प्रोडक्ट और मार्केट में नहीं बेचता, तो हम प्राइस ज्यादा रख लेंगे। हम हमारी कॉस्ट भी देखते हैं, मान लो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही ज्यादा आ रही है तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा होगी। हमें प्रोडक्ट बनाने में सस्ता पड़ रहा है तो हम प्राइस भी कम रख लेंगे। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, एप्पल आईफोन है, प्राइस ज्यादा होगी, मैकबुक है, प्राइस ज्यादा होगी। मार्केट की कंडीशंस देखते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, लोगों के हाथ में पैसा है, हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। मार्केट डाउन जा रहा है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, हम प्रोडक्ट को सस्ते में बेचेंगे। तो जब हम प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करते हैं उस टाइम पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो प्रोडक्ट की प्राइस को अफेक्ट करती है, उन सारे डिसीजंस को बोला जाता है प्राइस मिक्स। क्या कहते हैं? प्राइस मिक्स। समझ में आ गया? प्रोडक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस को प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उन्हें बोला जाता है प्राइस मिक्स। अब देखो, जब भी मार्केटर, जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करता है ना, तो उसके दिमाग में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, वो किन किन चीजों को कंसिडर करता है, किन किन चीजों को दिमाग में रखकर वो प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता है। तो नंबर 1 आता है हमारे पास में प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या आता है? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कि हमारी जो फर्म है, जो भी कंपनी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका एम क्या है। तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। मान लो फर्म का मकसद है ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, कि फर्म को मार्केट के अंदर अपना शेयर इंक्रीज करना है, कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदे। समझ में आया? फर्म को मार्केट के अंदर अपना शेयर इंक्रीज करना है, अपनी लीडरशिप जमानी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट के अंदर आपका ही प्रोडक्ट खरीदें। इस सिचुएशन में फर्म क्या करेगी? प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखेगी। इस सिचुएशन में फर्म क्या करेगी? प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखेगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और कंपनी का मार्केट में शेयर इंक्रीज हो। वहीं अगर मान लो कंपनी का मकसद है सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो सेम वैसा प्रोडक्ट मार्केट में 10 लोग और बना रहे हैं, मार्केट में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और आपको इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है। इस सिचुएशन में भी कंपनी क्या करती है? अपनी प्राइसेस को कम रखती है, ताकि आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर सको, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें, आपके कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट ना खरीदें। लेकिन अगर फर्म का मकसद है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, फर्म को क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाना है, क्वालिटी के मामले में अपनी लीडरशिप जमानी है, कि अगर क्वालिटी की बात हो ना तो सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए। अगर क्वालिटी की बात है तो सबसे पहले सब लोग आपको याद रखें। प्राइस वगैरह से मतलब नहीं है, मार्केट में शेयर वगैरह इंक्रीज करने से मतलब नहीं है। हमें 100 लोगों को नहीं बेचना, हमें 5 लोगों को बेचना है, लेकिन अपना प्रोडक्ट एकदम हाई क्वालिटी का बनाना है। आप लग्जरी लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, इस सिचुएशन में आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को हाई रखोगे, क्योंकि आप क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा आएगी, लेबर वगैरह महंगी पड़ेगी, रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा, प्लस आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हो, तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। कॉस्ट ज्यादा आएगी तो आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा में ही बेचोगे। फॉर एग्जाम्पल आईफोन हो गया, या फिर मैकबुक वगैरह हो गई, मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, ये क्या है? क्वालिटी लीडरशिप है, क्वालिटी दे रहे हैं, स्टेटस सिंबल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आती है, प्रोडक्ट की प्राइसेस भी ज्यादा होती हैं। तो अगर मार्केट में आपको अपना शेयर इंक्रीज करना है, आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस कम रखोगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सको। मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं आपको इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है, आप प्रोडक्ट की प्राइसेस कम रखोगे ताकि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे, कॉम्पिटिटर्स का नहीं। लेकिन अगर आपको क्वालिटी लीडरशिप लेनी है, कि आप जैसा बना रहे हो वैसा कोई और बनाता ही नहीं है, आप बहुत अच्छी क्वालिटी का बना रहे हो, आपको 100 लोगों को नहीं बेचना, आपको 5 को बेचना है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का बेचना है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा में बेचोगे, प्राइस ज्यादा होगी। समझ में आया? सबसे नंबर 1 डिसीजन।
सेकंड हमारे पास में क्या फैक्टर आता है, आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या है। आप प्राइस कैसे फिक्स करोगे, आप प्राइस फिक्स करोगे कि आपकी जितनी भी कॉस्ट लग रही है, जो भी टोटल कॉस्ट है वो कवर हो जानी चाहिए। ऐसे ही ना, अगर आपकी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट मान लो 90 रुपीज आ रही है, तो आप अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचोगे, 100 में बेचोगे, 95 में बेचोगे, 110 में बेचोगे। आप अपनी पूरी कॉस्ट कवर करोगे, उसके बाद में अपना प्रॉफिट भी जोड़ोगे, फिर आप अपने प्रोडक्ट को बेचोगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारे पास में क्या आता है कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, और कॉस्ट भी कौन सी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, हमारे पास में 3 तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, और एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट फिक्स्ड है, चाहे आप 1 यूनिट बनाओ, चाहे आप 20 यूनिट बनाओ, चाहे आप 100 यूनिट बनाओ, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, कॉस्ट सेम ही आएगी। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं, मान लो मेरा एक बुटीक है, अब उस बुटीक, वो जो बुटीक है वो मैंने रेंट पे ले रखा है, मैं इसका रेंट देती हूँ। अब चाहे मेरे पास में 10 ड्रेसेस का ऑर्डर आए, चाहे 50 ड्रेसेस का ऑर्डर आए, चाहे 100 ड्रेसेस का ऑर्डर आए, मुझे तो सेम रेंट ही देना है। रेंट थोड़ी ना चेंज होगा कि ज्यादा ड्रेसेस बना रही हूँ तो ज्यादा रेंट दूंगी, ऐसा नहीं होता, मुझे तो सेम ही रेंट देना है। तो जो फैक्ट्री का रेंट होता है वो प्रोडक्शन के हिसाब से बदलता नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट है। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती है। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, कम प्रोडक्शन करोगे कम रॉ मटेरियल लगेगा। तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। 10 ड्रेसेस बनानी है, 10 के हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदूंगी, 50 ड्रेसेस बनानी है, ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदूंगी, तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। और एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो बेशक प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है वेरिएबल कॉस्ट की तरह, तो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, लेकिन एकदम प्रपोर्शन के अंदर नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारा जो सेल्स पर्सन है, उसे हम जो सैलरी पे करते हैं वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है। उसे उसकी फिक्स्ड सैलरी तो मिलेगी, जो सेल्स पर्सन है उसे उसकी फिक्स्ड सैलरी तो मिलेगी ही, साथ में सेल्स के अकॉर्डिंग उसे कमीशन भी मिलता है। ठीक है, अगर सेल्स ज्यादा करेगा ज्यादा कमीशन मिलेगा, कम करेगा कम कमीशन मिलेगा। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। दोनों चीजें हो गई, फिक्स्ड सैलरी भी मिल रही है, साथ में हर यूनिट के साथ में उसको कमीशन भी मिल रहा है, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो हम हमारा देखते हैं हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट कवर हो जाए उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस चार्ज करते हैं। कॉस्ट ज्यादा आ रही है प्राइस भी ज्यादा, कॉस्ट कम आ रही है प्राइस भी कम हम रखेंगे। थर्ड हमारे पास में आता है मार्केट में एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में कंपटीशन कितना है। अगर मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो सिर्फ हम ही बेचते हैं, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मार्केट में हमारी मोनोपोली है, हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वैसा प्रोडक्ट मार्केट में कोई दूसरा नहीं बेचता, कोई कंपटीशन नहीं है, तो हम फ्री हैं, हमारे पास में फ्रीडम है, हमारे प्रोडक्ट की कोई भी प्राइस रख सकते हैं, हम प्राइस ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, हम जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, हम कोका कोला बेच रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में पेप्सी अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं हमें हमारी प्राइसेस कम रखनी पड़ेगी। हम कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग हमारी प्राइसेस फिक्स करेंगे। अगर हम लोगों ने हमारी प्राइसेस में हल्का सा भी इंक्रीज करा तो लोग हमसे कहां शिफ्ट कर जाएंगे, हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पर शिफ्ट कर जाएंगे। हमारी मोनोपोली है, प्राइसेस हाई रखेंगे, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है, प्राइसेस कम रखेंगे। फोर्थ आता है कस्टमर की डिमांड क्या है, और कस्टमर को हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितनी यूटिलिटी दे रहा है, यानी कि कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है। देखो अगर डिमांड इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक मतलब चाहे आप प्राइसेस को कितना भी इंक्रीज करो कस्टमर की डिमांड कम नहीं होगी। क्या समझे, इन इलास्टिक का मतलब है चाहे आप प्राइसेस को कितना भी इंक्रीज करते जाओ कस्टमर की डिमांड चेंज नहीं होगी, कस्टमर की डिमांड सेम ही रहेगी। इसका मतलब है अगर मार्केट में हम जो चीज बेच रहे हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, जो चीज आप बेच रहे हो उसका मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, आप प्राइस 90 की 100 करो, 150 करो, 200 करो, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो कस्टमर आपसे ही खरीदेगा। ऐसे में आप अपनी प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर सेल कर सकते हो, प्राइसेस ज्यादा रख सकते हो। लेकिन अगर डिमांड इलास्टिक है, प्राइस में अगर हल्का सा भी चेंज आया, आपने हल्की सी भी प्राइसेस को इंक्रीज करा, डिमांड तुरंत कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में आपके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। आप पेप्सी बेच रहे हो, आपने पेप्सी की हल्की सी भी प्राइस इंक्रीज करी, पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लोग पेप्सी से
कोका कोला पर शिफ्ट कर जाएंगे। इस सिचुएशन में आपको हमेशा अपनी प्राइसेस कम रखनी पड़ती हैं, अदरवाइज लोग कॉम्पिटिटर पर शिफ्ट कर जाएंगे। अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो आप प्राइसेस ज्यादा रख सकते हो। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की ऑलरेडी डिमांड है ही नहीं तो आप प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा कैसे रखोगे? आपको प्रोडक्ट की प्राइसेस को गिराना पड़ेगा ताकि मार्केट में लोग आपके प्रोडक्ट की डिमांड करने लगे। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स को हाई यूटिलिटी ऑफर कर रहा है, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन ऑफर कर रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि अगर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस देना अफोर्ड करता है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को कम यूटिलिटी मिल रही है, कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इफ यूटिलिटी इज लो, अगर यूटिलिटी कम है, कस्टमर को कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट को सस्ते में बेचोगे, क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस देना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा। समझ में आ गया? डिमांड इलास्टिक है, आप ज्यादा प्राइस पर सेल कर सकते हो। डिमांड इलास्टिक है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, आपको प्राइस गिरानी पड़ेगी। डिमांड ज्यादा है, प्राइस इंक्रीज कर दो। डिमांड कम है, आपको प्रोडक्ट की प्राइसेस कम रखनी पड़ेगी। हायर यूटिलिटी मिल रही है कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से, आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। कस्टमर को यूटिलिटी कम मिल रही है तो आपको प्राइसेस कम रखनी पड़ेगी। फिफ्थ आता है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। कई बार गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है, कानूनी रेगुलेशंस भी होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी प्राइसेस के अंदर सरकार इंटरफेयर करती है। कुछ प्रोडक्ट्स को सरकार क्या बोल देती है कि ये असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ये जरूरत वाले प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आम जनता को जरूरत है, ये नेसेसिटी वाले आइटम्स हैं, और सरकार इंटरफेयर करती है कि आप इस प्रोडक्ट की प्राइसेस को इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन की प्राइसेस अगर आप बहुत ज्यादा चार्ज करोगे, मार्केटर बहुत ज्यादा चार्ज करेगा ना, तो मेडिसिन एक असेंशियल आइटम है, जिसे चाहिए उसे चाहिए ही, तो सरकार इंटरफेयर करती है कि आप मेडिसिन को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्राइसेस पर सेल नहीं कर सकते। बहुत सारे असेंशियल फूड आइटम्स हो गए, खाने की चीजें हो गई, असेंशियल फूड आइटम्स है, सरकार इंटरफेयर करती है कि इन फूड आइटम्स को आप इससे ज्यादा प्राइस पर सेल नहीं कर सकते। एलपीजी, पता है ना, अभी गैस सिलेंडर सस्ते हो गए, ये असेंशियल चीज है, सरकार इंटरफेयर करती है कि आप इन चीजों को इस पर्टिकुलर प्राइस से ज्यादा में नहीं बेच सकते। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कि जनरल पब्लिक को चीजें बहुत ज्यादा प्राइस में ना बेची जाए, स्पेशली जो बहुत ही ज्यादा असेंशियल आइटम्स है, नेसेसिटी वाले आइटम्स है, इसके लिए कई बार सरकार खुद प्राइसेस फिक्स कर देती है, सरकार इंटरफेयर करती है और प्राइसेस को कंट्रोल करती है। सरकार इन चीजों को बोल देती है कि ये असेंशियल आइटम्स है, असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी प्राइस को हम रेगुलेट करेंगे, हम लोगों ने एक प्राइस फिक्स कर दी है, आप इससे ज्यादा में इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, आप इस प्राइस से ज्यादा में मेडिसिन को सेल नहीं कर सकते, फूड आइटम्स को सेल नहीं कर सकते, गैस सिलेंडर्स को सेल नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी होते हैं। और लास्ट आता है मार्केटिंग मेथड्स यूज। आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जो मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कैसे मार्केटिंग मेथड्स यूज कर रहा है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग करा रहे हो, बहुत ही हाई लेवल एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, आप न्यूज़पेपर्स में भी ऐड दे रहे हो, टीवी में भी ऐड दे रहे हो, और आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी ऐड दे रहे हो, इनफैक्ट एड्स के लिए आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी खुद की कॉस्ट ज्यादा लग रही है। अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी तो आप उस प्रोडक्ट को महंगे में बेचोगे, तभी आप पैसा कमा सकते हो। तो अगर आप इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग करा रहे हो अपने प्रोडक्ट की, तो ऑब्वियस ही बात है आपको अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर सेल करना पड़ेगा। अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे खुद कोई खास पैसा खर्च नहीं कर रहे, मार्केटिंग पर आप खुद कोई खास पैसा खर्च नहीं कर रहे, इस सिचुएशन में आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी। वो और भी कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे आप अगर हाई फाई पैकेजिंग यूज कर रहे हो, आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी, महंगे में बेचोगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, मान लो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से जो गुड्स हैं वो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, जैसे हम एजेंट बोलते हैं, एजेंट से गुड्स जाते हैं होल सेलर के पास में, होल सेलर से गुड्स जाते हैं रिटेलर के पास में, और रिटेलर से गुड्स जाते हैं अल्टीमेटली हम लोगों तक, कस्टमर तक। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा है, यहाँ पर बीच में 3 इंटरमीडिएट आ गए, एजेंट, होलसेलर और रिटेलर। ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा है कि डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट किसको बेच रहा है, कस्टमर्स को बेच रहा है, यहाँ पर बीच में कोई एजेंट नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा। तो ये भी देखा जाता है कि भाई आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, आप कैसी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हो, आप एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हो, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हो, गारंटी है, वारंटी है, आफ्टर सेल सर्विसेज है कि भाई कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो आप बंदे को भेजोगे, वो एसी सही करके आएगा, इंस्टॉल करके आएगा, हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हो, प्रोडक्ट महंगा होगा।
अगर आपने बहुत सारे सेल्समैन लगवा रखे हैं जो डोर टू डोर सेल कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, तो ऑब्वियसली बात है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेलिंग ज्यादा आ रही है, आप प्राइस ज्यादा रखोगे। अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करवा रहे, इन चीजों पे आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे, पैकेजिंग पर, आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह पर, तो आप अपने प्रोडक्ट को सस्ते में बेचोगे। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले तो देखो हम लोगों ने प्रोडक्ट मिक्स का हमारा तीसरा वाला रह रहा था कंपोनेंट, दैट इज लेबलिंग। लेबलिंग पूरा कवर कर लिया कि लेबलिंग क्या होता है। दो तरह के लेबल्स होते हैं, सिंपल टैग्स और इलैबोरेट लेबल्स। फिर हम लोगों ने बात करी लेबलिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं। उसके बाद में प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। साथ साथ में हम लोगों ने हमारा सेकंड एलिमेंट भी कर लिया, दैट इज प्राइस। प्राइस में कुछ खास नहीं था, प्राइस होता क्या है, प्राइस मिक्स क्या होता है, और जब मार्केटर प्राइस डिसाइड करता है तो वो दिमाग में कौन कौन से फैक्टर्स रखता है। तो ये 6 फैक्टर्स थे। 6 के 6 फैक्टर्स मुझे कमेंट्स के अंदर लिख देना, मुझे पता चल जाएगा आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे मार्केटिंग मिक्स का हमारा थर्ड एलिमेंट, दैट इज प्लेस। प्लेस का ही दूसरा नाम होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ लिया है, आधे से ज्यादा चैप्टर हमारा कवर हो गया है। यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।